Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Sadiq Ali from NRE Step 1 Preparation Lectures. तो सर्जरी के अंदर आज हमारा लास्ट टॉपिक है। सर्जरी के अंदर जितने भी रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब के ऊपर मैंने बात की है। आज हमारी जो टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स एज वेल। ठीक है जी। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो मेन फोकस करेंगे दैट इज़ अबाउट कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है जी। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क फैक्टर्स क्या है, ब्रेस्ट कैंसर की साइंस क्या है, और फिर इसकी टाइप्स क्या है और मैनेजमेंट क्या है। ठीक है जी। और आप लोग जहाँ पे भी एग्जाम में हो के आते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द क्वेश्चन दे डेफिनेटली आस्क इन द एग्जाम। ठीक है जी। तो एग्जाम के अंदर जरूर आते रहते हैं इस तरह क्वेश्चन। तो ब्रेस्ट कैंसर बिफोर एग्जाम एवरीवन शुड नो। ठीक है जी। देखिए ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले तो अगर हम इंसिडेंस की लिहाज से बात करें एज कम्पेयर टू फीमेल एंड मेल, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है जी। और सबसे कॉमन कैंसर, जिस तरह फीमेल में बहुत सारी और कैंसर भी हो सकती हैं, बट द मोस्ट कॉमन कैंसर दैट इज सीन इन द फीमेल दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो फीमेल के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है जी। यहाँ पे जो एमसीक्यूज आता है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो लोकेशन है मोस्ट कॉमन वो कौन सी है, इसके लिए हमें थोड़ा सा एनाटॉमी को देखना है। दिस इज फॉर एग्जांपल द चेस्ट बोन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, दैट इज द स्टर्नम विच इज कॉल्ड द चेस्ट बोन। ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगर हम स्टर्नम की इस साइड पे देखें दिस इज फॉर एग्जांपल द ब्रेस्ट, और यहाँ पे भी दिस इज द ब्रेस्ट, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल चेस्ट। ठीक है जी। देखिए और यहाँ पे अगर हम मोर लेटरली जाए बाहर की तरफ सो दैट इज कॉल्ड द एक्सेला, इसको हम एक्सेला कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम ब्रेस्ट को इमेजिनरी लाइन के जरिए एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो हम फीमेल ब्रेस्ट को चार क्वाड्रेंट के अंदर वो डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। अब ये वाला क्वाड्रेंट ऊपर है बट बाहर की तरफ है, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अपर आउटर क्वाड्रेंट, इसको हम क्या कहते हैं, अपर आउटर। और एनीथिंग इज आउटर दैट इज कॉल्ड लेटरल, इसको हम कहते हैं लोअर आउटर क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड लोअर लेटरल या लोअर आउटर क्वाड्रेंट। यहाँ पे अगर हम जाए इसको हम अपर मीडियल क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड लोअर medial quadrant। ठीक है जी। तो anything these two quadrant are toward the chest bone so they are called medial and these two are toward axilla they are called what answer is lateral या outer quadrant। अब ये जो क्वाड्रेंट है ये वाला जो बाहर की तरफ है और ऊपर है, इसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यूज की 60% पैरेंट कायम होती है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ टिश्यूज ब्रेस्ट के ज्यादा होते हैं जिस क्वाड्रेंट के अंदर, तो वहां से कैंसरस चेंजेस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अगर फीमेल है उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है तो मोस्ट कॉमन जिस साइट पे होती है दैट इज कॉल्ड दी अपर, इसको अगर हम पूरा लेके अपर आउटर भी कह सकते हैं या अपर लेटरल क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। इसी वजह से दिस क्वाड्रेंट इज फेसिंग टुवर्ड एक्सेला, इस वजह से जब ब्रेस्ट कैंसर होती है तो एक्सेला की तरफ स्प्रेड होती है। ठीक है जी। अब आप इसके बाद आते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उनकी रिस्क फैक्टर कौन कौन सी होनी चाहिए। तो रिस्क फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नंबर वन, एडवांस एज, जितनी फीमेल की एज ज़्यादा होती जाएगी तो ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट लेके फैमिली हिस्ट्री, कुछ ब्रेस्ट कैंसर होती है कि वो फैमिली हिस्ट्री के साथ लिंक करती हैं। बास फीमेल में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, आप लोगों ने सुना होगा कि BRCA1 दैट इज बरका 1 एंड बरका 2 जीन म्यूटेशन, ठीक है, इनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर रिस्क फैक्टर की हम बात करें दैट इज द इंक्रीज और एक्सेसिव एस्ट्रोजन एक्सपोजर। ये बात मैंने पहले गायनी ऑप्स के अंदर बहुत मर्तबा की है कि एस्ट्रोजन इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है जी। तो एक्सट्रोजन एक्सपोजर की वजह से, ज़्यादा एस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से, फॉर एग्जांपल नली पेरिटी, नली पेरिटी जो फीमेल है जिसके अभी बच्चे एक भी पैदा नहीं हुआ और उसकी एज भी बढ़ती जाएगी और उसकी एस्ट्रोजन एक्सपोजर भी ज़्यादा होगी, तो उन फीमेल के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। प्लस इसके बाद
एक और भी है पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी, क्योंकि इसमें जो एंड्रोस्टिनोडायोन है वो एस्टिरोन या एस्ट्रोजन बनाने की ज़्यादा कोशिश करती है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं अल्कोहल इंटेक है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल इंटेक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होती है। फिर एक और जीन है, इसकी अगर म्यूटेशन आ जाए, इसको हम कहते हैं HER2 जीन, और ये नम्स के पेपर में बार बार क्वेश्चन में आता है, क्योंकि अगर एक पेशेंट है, उसको ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, एंड इफ वी डू ऑल द इन्वेस्टिगेशन एंड लेटर इट वाज फाइंड आउट दैट द कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज HER2 जीन म्यूटेशन। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर HER2 जीन म्यूटेशन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो चुकी हो, तो उसके खिलाफ हम एक थेराप्यूटिक एंटीबॉडी देते हैं विच वंडरफुली वर्क, दैट इज कॉल्ड ट्रांसटूजोमाब। क्योंकि मैंने जितने भी NRE 1 के एग्जाम देखे हैं, या हमने FCPS वगैरह एग्जाम देखे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड ट्रांसटूजोमाब। ट्रांसटूजोमाब इज अ थेराप्यूटिक एंटीबॉडी दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ HER2 जीन म्यूटेशन ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन आप लोगों को सवाल के अंदर क्वेश्चन में ये भी आता है कि हाँ, ट्रांसटूजोमाब देने से पहले हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, या कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो हमें करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इको, बिकॉज ट्रांसटूजोमाब कैन काज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसी वजह से याद रखना है कि बिफोर गिविंग दिस एजेंट वी हैव टू गो फॉर व्हाट आंसर इज इको टू सी द, मतलब फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड हार्ट फंक्शन, क्योंकि ये ड्रग क्या कराता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब इसके बाद आते हैं अलार्मिंग साइंस, मतलब जो अलार्मिंग साइंस होते हैं या सिम्टम्स होते हैं फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। नंबर 1, यहाँ पे आप लोग लिखे कि अगर एक फीमेल है, उसको हमें ये गाइड करना है कि एसिमेट्री ऑफ द ब्रेस्ट, अगर वो फॉर एग्जांपल अपने आप को देखती है कि यंग फीमेल है, उसमें ब्रेस्ट की साइज एक जैसी नहीं है, देर इज एसिमेट्री ऑफ द ब्रेस्ट साइज, एक ब्रेस्ट जो है लार्ज है और एक स्मॉल है, देन शी शुड कंसल्ट द डॉक्टर टू रूल आउट सम प्रॉब्लम। ठीक है जी। नंबर 2, यहाँ पे लेके डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट, यहाँ पे जो डिस्चार्ज से मुराद होता है दैट इज यूजुअली ब्लडी डिस्चार्ज। ठीक है जी। और ये मोस्ट कॉमनली पेजिड डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट में भी होती है। एक तो पेजिड डिजीज ऑफ द बोन है, और एक पेजिड डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट है। तो एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल, एक्सेप्ट लैक्टेटिंग मदर। जो मिल्क डिस्चार्ज है या मिल्क इजेक्शन है, वो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। इसके अलावा एनी डिस्चार्ज, चाहे वो पस कंटेनिंग डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, या ब्लडी डिस्चार्ज है, वी हैव टू रूल आउट सम पैथोलॉजीज। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि एनी ब्रेस्ट मास या ब्रेस्ट लम्प, मतलब ब्रेस्ट के अंदर कोई मास है या लंप है, तो वो भी हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उसको भी हमें फॉलो अप करना है, रूल्ड आउट करना है। मतलब इसका हमें फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन करनी है कि आया लंप जो है वो कैंसरस है या नहीं है, अगर है तो वो बिनाइन लंप है या मेलिग्नेंट लंप होता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन। इसका मतलब ये है, इसको हम प्यूडी ऑरेंज अपेयरेंस भी कहते हैं। अगर ब्रेस्ट जो है, इसके कहीं ना कहीं पे जो स्किन है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो चुकी है, इसको आप दूसरे लफ्जों में स्किन डिम्पलिंग भी कहते हैं। जिस तरह बंदे की फेस पे डिम्पल बनती है, तो जहाँ पे डिम्पल बनती है उस एरिया के अंदर जो स्किन है वो अंदर की तरफ जाती है। तो याद रखें कि स्किन डिम्पलिंग या रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन, याद रखें, दैट इज वन ऑफ द क्लू टुवर्ड द ब्रेस्ट कैंसर। ये भी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो है आ सकती है। ठीक है जी। तो ये कहने का मतलब ये है कि दीज आर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द फीमेल शुड नो अबाउट इट। अगर फीमेल इन चीज़ों को देखते हुए भी इग्नोर करेगी, तो फिर उसको कोई कैंसर लाहक हो सकती है, फ्यूचर में उसको कोई फुल ब्लोन कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा अब बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाता हूँ। बेसिक कंसेप्ट आप लोग प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, तो आगे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो बात हम करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। देखिए, अगर हम फीमेल ब्रेस्ट का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, इमेजिन करें दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फीमेल ब्रेस्ट। ये जो होल है दैट इज द निपल, और ये पूरी ब्रेस्ट है। ठीक है जी। अब निपल से, यहाँ से निपल के साथ एक छोटी सी एरिया होती है दैट इज अ बिट डायलेटेड, एंड दैट इज लाइक अ डक्ट, इसको हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। अब ये ब्रेस्ट के अंदर बात करता हूँ कि ब्रेस्ट के अंदर जनाब हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर एग्जांपल सेल्स होते हैं, और ये डक जाके आखिर में जनाब फॉर एग्जांपल
इस तरह लोब्यूल्स टाइप शेप में क्या हो जाता है, वो हमारे पास एंड हो जाता है। और इस डक्ट के आखिर में बाहर की तरफ जो टिश्यूज होते हैं इनको हम स्ट्रोमा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसका मतलब यह है, अगर इसको हम लेबल करें, दिस वन इज द लैक्टिफेरस डक्ट, क्योंकि ये सीखना ये बहुत ज़रूरी है। दैट इज कॉल्ड द लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड द निपल। निपल के बाहर जो ब्राउनिश स्किन होती है इसको हम एरियोला कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो डक्ट जहाँ पे ख़त्म होती है इसको हम टर्मिनल डक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डक्ट जाके क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। और इसके बाहर ये जो एरिया है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब ये जो टर्मिनल डक्ट्स होती हैं इसको हम लोब्यूल या लोब्यूलर यूनिट कहते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड लोब्यूलर यूनिट। तो कहने का मतलब ये लेक्टिफेरस में डक्ट है, फिर जहाँ पे ख़त्म होती है टर्मिनल डक्ट या लोब्यूलर यूनिट होती है, और आखिर में जाके क्या होती है, स्ट्रोमा होती है, ठीक है जी। अब इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पैथोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट। अब सबसे पहले आते हैं इस डक्ट के अंदर, जो लैक्टिफेरस डक्ट है इसके अंदर कभी कभार जो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन होने के बाद अगर वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड मास्टाइटिस। और मास्टाइटिस जो है ये मोस्ट कॉमनली जो लैक्टेटिंग मदर है उनके अंदर कॉमन है। मास्टाइटिस के अंदर जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। कभी कभार इस लैक्टिफेरस डक के अंदर इन्फेक्शन के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे लोकल पस बन जाए, तो यहाँ पे एप्सिस बन सकती है। क्या बन सकती है, एप्सिस। इसके अंदर पेजिड डिजीज के चांसेस हो सकती है। और इस डक्ट के अंदर, रेक्टिफेरस डक्ट के अंदर, there is increased risk of one of the cancers that is called intraductal papilloma। इंट्राडक्टल पेपिलोमा की जो बायोप्सी है इसमें वो आप लोगों को ये बताएंगे कि यहाँ पे डक के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ टिश्यूज है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज अक्लू टुवर्ड पेपिलोमा। तो मस्टाइटिस, एप्सिस, पेजिड डिजीज, इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ये किसकी तरफ निशानी है, दैट इज टुवर्ड द लैक्टिफेरस। ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर अगर कोई पैथोलॉजी या प्रॉब्लम हो सकती है तो इसमें सबसे पहले एक तो लेके फाइब्रो एडिनोमा, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कॉमनली अफेक्ट यंग फीमेल। और इसमें सॉफ्ट रेगुलर वेल डिफाइंड मोबाइल मास होता है। और एक इसके अंदर पाइलोडिस ट्यूमर होता है, दैट इज कॉल्ड पाइलोडिस ट्यूमर। सो दैट इज कॉल्ड पाइलोडिस ट्यूमर। तो फाइब्रो एडिनोमा एंड दैट इज कॉल्ड पाइलोडिस ट्यूमर, ये जनाब स्ट्रोमल पार्ट से आ सकता है। अब जो टर्मिनल डक्ट या लोब्यूलर यूनिट है यहाँ से, तो एक डक्टल कार्सिनोमा दैट इज कॉल्ड इन सीटू, मतलब वो कैंसर जो यहाँ से डक्ट में हो टर्मिनल लेकिन आगे ना निकला हो, दैट इज कॉल्ड डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। अगर ये मेटास्टेटिक बन जाए इसको इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है जी। फिर इस तरह लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू है, अगर ये निकल जाए यहाँ से मेटास्टेस करे अदर पार्ट की तरफ, तो इसको हम इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट लीजन दैट इज कॉमनली सीन इन द फीमेल ब्रेस्ट। अब हम एनआरई स्टेप 1 के अंदर जब क्वेश्चन में जाके परफॉर्म करते हैं तो हमें की पॉइंट्स और की हिंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम के दिन जाके उसी पॉइंट्स को हम टारगेट करें और इससे ही हम जो है वो पास हो जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरह आ जाए कि हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा, ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट है उसको ट्रोमा की जनाब हिस्ट्री है। अब वो ट्रोमा आरटीए भी हो सकती है। सम टाइम द फीमेल इज स्पेक्टेटर इन द ग्राउंड टू सी सम फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच, तो मतलब ये है कि बॉल के साथ अगर उसकी ब्रेस्ट जो है वो टकराती है, इसका मतलब यह है कि एनी ट्रोमा, हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा टू द ब्रेस्ट। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा टू द ब्रेस्ट, ठीक है। इसके बाद फॉलोड बाय नेक्रोसिस। अगर ब्रेस्ट ट्रोमा के बाद फॉर एग्जांपल वो ये बताए कि ट्रोमा की वजह से वहाँ पे लोकल सेल की क्या हो जाए, डेथ हो चुकी है, देन थिंक अबाउट डैश, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज कॉल्ड फैट नेक्रोसिस। क्योंकि जो फीमेल ब्रेस्ट होती है उसके अंदर फैट्स कंटेंट्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो जब भी एग्जाम के अंदर आता है कि एनी फॉर एग्जांपल, और इसमें कभी कभार कभी वो ये भी बताता है कि जो फैट नेक्रोसिस है ये बिनाइन है,
पेनलेस लंप कराती है ड्यू टू इंजरी टू द ब्रेस्ट टिश्यू। सो एनी ट्रोमा विच टारगेट द ब्रेस्ट टिश्यू दैट इज करेक्टराइज्ड बाय पेनलेस lump which lead to cell death that will be considered as a fat necrosis। फैट नेक्रोसिस जो है ये हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल दैट इज अप टू मेमोग्राफी। मेमोग्राफी के ऊपर हमें कैल्सीफाइड ऑयल सिस्ट मिलता है। क्या मिलता है? कैल्सीफाइड ऑयल सिस्ट। तो कैल्सीफाइड ऑयल सिस्ट इसका मतलब यह है कैल्सीफाइड ऑयल सिस्ट इन मैमोग्रामी दैट इज द फाइंडिंग ऑफ व्हाट आंसर इज फॉर एग्जांपल फैट नेक्रोसिस। एक और चीज याद रखें कि अगर अंदर कोई ब्रेस्ट में पैथोलॉजी है, कोई ट्रोमा वगैरह की हिस्ट्री नहीं है, कोई पैथोलॉजी ऐसी है जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल कैंसरस सेल की डेथ हो चुकी है, तो प्लीज प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, याद रखना है कि इसमें भी फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है एक्चुअली कि देयर इज फॉर एग्जांपल 50% इन केसेस ऑफ फैट नेक्रोसिस देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा। तो ट्रोमा के बगैर भी अगर कोई पैथोलॉजी की वजह से ब्रेस्ट के अंदर टिश्यू की डेथ हो जाए तो वो भी फैट नेक्रोसिस ही हो सकती है। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक फीमेल है, उसको फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट से डिस्चार्ज है, ब्रेस्ट डिस्चार्ज, उसके अंदर पस भी आ सकती है, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, प्लस उसको फीवर है और चेल्स एंड राइगर। तो जहाँ पे फीवर एंड चिल्स एंड राइगर आ जाए तो ये ब्रेस्ट एब्सिस या मस्टाइटिस की तरफ निशानी है। और मस्टाइटिस इज द इनिशियल इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैटी टिश्यू। और जब मस्टाइटिस ट्रीट ना करे तो इसके ऊपर फिर इन्फेक्शन के चांसेस बार बार होंगे, जहाँ पे लोकल क्या बनेगी, पस बनेगी। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो मस्टाइटिस है इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म बताएं। काजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है मस्टाइटिस के अंदर दैट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड Staphylococcus aureus, which is very very important one। तो ट्रीट विद फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हम एंटी स्टेफाइलोकोकल एजेंट देंगे। इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर एक फीमेल है, वो लैक्टेटिंग मदर है, लेकिन अगर उसको ब्रेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो आया वो अपने बच्चे को फीड कर सकते हैं कि नहीं? यस, वी हैव टू काउंसिल द फीमेल दैट शी शुड फीड द बेबी, शी शुड कीप रेगुलरली फीड द बेबी। मतलब यह है कि माँ की दूध में बच्चे के लिए इतने फायदे हैं कि अल्लाह ने, अगर इन्फेक्शन हो भी जाए ब्रेस्ट के अंदर फिर भी हम माँ को ये बताते हैं कि वो बच्चे को दूध पिलाती रहे। ठीक है जी। तो दैट इज कॉल्ड मस्टाइटिस अगर आ जाए या ब्रेस्ट एब्सिस आ जाए, दोनों के अंदर फॉर एग्जांपल अगर काजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछी जाए दैट विल बी नोन एज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो चाहे फैट नेक्रोसिस, दिस मस्टाइटिस, एब्सिस, इन सब को इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट पैथोलॉजीज कहती है। ठीक है जी। अगर एग्जाम के अंदर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि एक यंग फीमेल है, अब यहाँ पे जो यंग फीमेल है यूजुअल जो नम्स के पेपर में क्वेश्चन आता है 15 से लेके 35 साल की उम्र में, कभी बताते हैं 22 साल, कभी बताते हैं 25 साल, 24 साल। ठीक है जी। एक यंग फीमेल है प्रेजेंट विद, मिसाल के तौर पे वो कंप्लेंट के साथ आई है प्रेजेंट विद दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट लम्प। ब्रेस्ट के अंदर लम्प मतलब है, और लम्प से मुराद क्या है? एनी स्वेलिंग और मास। तो ब्रेस्ट लम्प या ब्रेस्ट मास और ब्रेस्टो स्वेलिंग उसको हो गई है, लेकिन इसकी निशानी क्या है एग्जाम में? फॉर एग्जांपल क्या है ऑन एग्जामिनेशन जब हम एग्जामिन करते हैं, सो मास इज स्मॉल। जो ब्रेस्ट मास है ये यूजुअली क्या होती है? स्मॉल होती है। ऑन पल्पेशन, और जब हम पल्पेट करते हैं सो इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट लंप होती है बट पेनलेस। अगर आप उस लंप को, उस ब्रेस्ट मास को टच करते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता। और इसकी निशान ये है कि मोबाइल क्या है? मोबाइल इन नेचर। इसका मतलब ये है, मोबाइल इन नेचर ये है कि जब आप इसको पकड़ने की कोशिश करें तो वो आपके फिंगर से मतलब स्लिप हो जाती है। दैट इज कॉल्ड माउसी मास। इस तरह माउस ही मीन माउस होते चूहा, पकड़ते पकड़ते हाथ से निकल जाती हैं, तो माउसी मास या माउस इन द ब्रेस्ट उसको कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर फिर से बात करूं कि एनी ब्रेस्ट मास और लम्प इन यंग फीमेल which is characterized by small well defined mobile mass, always think about that is called fibroadenoma। ये क्या है? फाइब्रोएडिनोमा। और फाइब्रोएडिनोमा के अंदर जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फेक्शन के फाइब्रोएडिनोमा का मास बढ़ सकता है दैट इज एस्ट्रोजन एक्सपोजर। लेकिन अब लोगों ने यहाँ पे याद रखना है ये एक बिनाइन केस है दैट इज कॉल्ड ऑफ बिनाइन, और नो रिस्क ऑफ एंड बिनाइन नो रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी। इससे मतलब ये है
कि मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि दिस मास इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिनाइन। लेकिन इतना याद रखें कि अगर ये ट्रीट ना करें तो फिर हम बाद में अगर सर्जरी करें तो हम मेमोक्टोमी या मैस्टेक्टोमी नहीं करते, वी हैव टू रिमूव दैट ओनली मास, दैट इज कॉल्ड लंपेक्टोमी। क्या करते हैं? लंपेक्टोमी। बट यंग फीमेल में स्मॉल वेल डिफाइंड पेनलेस, फॉर एग्जांपल मोबाइल मास की हिस्ट्री आ जाए, थिंक अबाउट फाइब्रो एडिनोमा। वो क्या है? फाइब्रो एडिनोमा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप लोग को मैंने बताया है कि अगर फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर आ जाए, ये अगर थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करके लिखना है तो लिख भी ले ले कि इंट्रा एपिथेलियल ट्यूमर है विद इन लेक्टिफेरस डक्ट दैट लुक लाइक फिंगर शेप। फिंगर मीन पेपिलोमा, इसको इंट्राडक्टल पेपिलोमा कहते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, उसको ब्रेस्ट लम है, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट लम। ब्रेस्ट लम के साथ अगर वो ये कहे कि देयर लम इज लार्ज इन साइज, वो क्या है? लार्ज इन साइज। एंड अब इसको स्टार करे क्योंकि एग्जामिनर इसके ऊपर आप लोगों को क्या करेगा? टेस्ट करेगा। वो कहते हैं कि लीफ लाइक लोब्यूलेशन, जो लम्प है उसके अंदर एक लीफ लाइक लोब्यूल्स बने हैं, लीफ लाइक लोब्यूल। तो प्लीज रिमेंबर, और आप लोगों ने याद रखना है, प्लस जो पीक एज है जिन लोगों में ज़्यादा होता है, दैट इज अबाउट द एज ऑफ 50 to 60। तो 50 से 60 साल की उम्र में पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल के अंदर अगर एक ब्रेस्ट लम्प की हिस्ट्री आ जाए विच इज लार्ज इन साइज एंड दैट कंटेन लीफ लाइक लोब्यूलेशन, थिंक अबाउट पाइलोडी ट्यूमर। तो पाइलोडी ट्यूमर की जो निशानी है, इसकी जो हॉल मार्क है, वो लीफ लाइक लोब्यूलेशन होती है। क्या होती है? लीफ लाइक लोब्यूलेशन। इन दिस कंडीशन हैज अ स्लाइट स्लाइट इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर एज वेल। ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और कंडीशन है, इसके ऊपर दो तीन बातें करता हूँ, क्योंकि जब हम ब्रेस्ट की बात करते हैं तो वी हैव टू नो अबाउट इट। व्हाट इज गायनकोमेस्टिया? गायनकोमेस्टिया का मतलब होता है कि दैट इज द इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल। इसका मतलब ये है कि अगर मेल के अंदर इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल, अगर मेल के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू इनलार्ज हो जाए, दैट इज नोन एज गायनकोमेस्टिया। इसको हम गायनकोमेस्टिया कहते हैं। ठीक है जी। गायनकोमेस्टिया उन लोगों में होती है जिनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है जी। तो प्यूबर्टी के अंदर, ओल्डर मेल के अंदर, इन सब में होती है। पैथोलॉजिकल काजेस अगर हम बात करें, पैथोलॉजिकल, देखिए मेल के अंदर जो एस्ट्रोजन है, इसको बनाने का जो सोर्स है वो एड्रिनल ग्लैंड है, जो जोना रेटिकुलरस है। और जो एड्रिनल ग्लैंड है जब वो एस्ट्रोजन बनाती है, इट हैज टू बी मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर। लेकिन अगर लीवर जो है उसका फंक्शनली मतलब यह है कि वो काम नहीं करता, तो सीरोसिस ऑफ लीवर में एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज ना होने की वजह से उसका लेवल ज़्यादा होगी, दैट लीड टू गायनेकोमेस्टिया। फिर इसके बाद एक और कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में देर इज डिक्रीज गोनेडल एक्टिविटी, इसमें हाइपोगोनेडिज्म होता है। एंड फीमेल लाइक करेक्टर इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि ये 47XXY होता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद टेस्टिकुलर ट्यूमर है, इसके अंदर भी गायनेकोमेस्टिया होती है। और आप लोगों ने शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली डेफिनेटली ये सुना होगा कि कुछ कैन मतलब ड्रग्स होती हैं दैट कैन काज गायनेकोमेस्टिया। तो दो ड्रग अगर आप लोगों ने याद रखनी है, इनमें से एक है स्पाइरुनोलेक्टोन, एक का नाम क्या है? स्पाइरुनोलेक्टोन। और दूसरे का नाम है सिमेटिडीन। तो सिमेटिडीन एंड स्पाइरुनोलेक्टोन बोथ आर द ड्रग if we use for longer time in female male that can cause of what answer is गायनेकोमेस्टिया। ठीक है जी। सो दीज ऑल आर द मेन पॉइंट जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछते हैं, यही पॉइंट है। ठीक है जी। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में वो इतना डीपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों से मतलब वो एग्जाम के अंदर क्या करेंगे? एक्सपेक्ट करेंगे। तो मैंने हर एक, फॉर एग्जांपल, हर एक कंडीशन की जो है ना आप लोगों को फॉर एग्जांपल ये बताई है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है जी। ओके। फिर देखिए, जब आप एक ऐसी लम्ब जिसमें हम ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक ब्रेस्ट लम्ब है, ठीक है, और आप लोगों को ये लगता है कि इस फीमेल के अंदर फॉर एग्जांपल हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इसका मतलब ये है
कि द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर अ फीमेल हु हैज़ फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट लम्प, द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन बिफोर द एज ऑफ 30, तो ये अल्ट्रासाउंड है। और 30 के बाद अगर हम कोई बेस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो मेमोग्राम है, दैट इज कॉल्ड मेमोग्राम। सो एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 30 ईयर से पहले किसी भी ब्रेस्ट लम्प के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो अल्ट्रासाउंड है। और आफ्टर 30 ईयर अगर हम करना चाहें दैट इज कॉल्ड मेमोग्राम, क्योंकि 30 ईयर से पहले जो ब्रेस्ट टिश्यूज है वो इतनी डेंस होती है कि मोमोग्राम उसके अंदर पैथोलॉजी को रूल्ड आउट नहीं करता। तो आज के दिन ये एक ही लेक्चर था और इसके बाद हमारा सर्जरी वाला पार्ट भी माशाल्लाह कवर हो गया है। इंशाल्लाह जो लोग हैंडी पॉइंट्स के अंदर इनरोल्ड है उनको विद इन 2 to 3 डेज अपनी साइट के ऊपर हैंडी पॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। उसका अलग से ग्रुप भी बना है। और जो लोग अभी तक एनरोल नहीं है तो वो 500 1000 रुपये को नहीं देखे, 1000 इज नथिंग। इसके ऊपर हमारी मेहनत 50 000 से ज़्यादा है। बट हम चाहते हैं कि आप लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं वो सारे के सारे पास हो जाएं। तो जो हैंडी पॉइंट्स में स्टिल आना चाहते हैं वो टाइम पे रब्ता करें ताकि आप लोगों को हम ऐड करें और इंशाल्लाह अपने एग्जाम में कामयाबी हासिल करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।